नमस्कार। मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और मनी मंत्र में हम आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सुझाव देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बता सकें कि आप कैसे अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज करें, कैसे सुरक्षित और बेहतर निवेश करें। दरअसल बात जब निवेश की आती है तो हर कोई निवेश का एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प चाहता है। सही वक्त पर सही निवेश एक अहम फैसला होता है। तो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स निवेश का एक अच्छा विकल्प समझा जाता है, लेकिन तमाम लोगों को म्यूचुअल फंड्स पेचीदे लग सकते हैं। तो आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम आपके लिए बिल्कुल बुनियादी स्तर पर इसे सरल और स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते समय किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, आपके द्वारा निवेश किया हुआ पैसा कहाँ लगाया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है, किसी निवेशक के लिए किस कैटेगरी का निवेश एक बेहतर विकल्प हो सकता है, किस उम्र के निवेशक को कौन से प्रकार का म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, और इस तरह के तमाम पॉइंट्स होंगे जिन पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान के साथ जो इस कार्यक्रम से हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। और आप भी हमारे इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, 011233387031। इस पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइंस खुल गई हैं और हम अपने जो गेस्ट हैं, जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र कुमार जी, जो कि CEO हैं वैल्यू रिसर्च के और मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। तो इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, आपको एक बार फिर से बता दें कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में सीधा जुड़ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से, हमारे मेहमान से सीधा सवाल पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि सरल और स्पष्ट भाषा में सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे धीरेन्द्र जी आपसे कि म्यूचुअल फंड है क्या, किस तरह से इसको समझना चाहिए, और कोई भी जब म्यूचुअल फंड में निवेश करने की शुरुआत करता है तो उसको कैसे इसको समझना चाहिए, किन बातों का उसको ख्याल रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले सबसे पहले बहुत सारे सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। जी। म्यूचुअल फंड उसके बाद उसकी आती है कि म्यूचुअल फंड में आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। उसके पहले आप देखिए कि आपको जो पैसा लगाना है, जो भी आप कमा रहे हैं और उसके बाद जो बचा रहे हैं, उस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। आम तौर पे इसको बहुत ही सरल तरीके से देखना चाहिए। जी। आपको देखना चाहिए कि क्या इस पैसे की जरूरत 2-3 साल में पड़ने वाली है, और वो जो 2-3 साल में पैसा जो जिसकी जरूरत पड़ सकती है, उस पैसे को कभी भी इक्विटी में ना लगाएं, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो इक्विटी फंड हो। और यहीं पे लोगों से बड़ी दिक्कत, लोगों की चिंता यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से गलती होनी शुरू होती है। क्योंकि अगर कम समय का पैसा जब बाजार में लगता है और बाजार में जो कम समय में जो भी बाजार का रुख रहता है, उसको गेस करना मुझे लगता है कि ये कहना कि बड़ा मुश्किल है, ये गलत होगा। कम समय में बाजार को गेस करना असंभव है और ये लोगों को मान के चलना चाहिए। क्योंकि मुश्किल कहने से लगता है कि चलिए मुश्किल काम एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। और इसलिए चूंकि ये असंभव है, इसलिए लंबे समय का निवेश ही वो पैसा जो कि जिसकी आपको कई 4-5 साल तक जरूरत नहीं पड़ेगी, वही आपका इक्विटी में लगे। तो इसकी शुरुआत आपसे होती है। दूसरा कि चूंकि बाजार इतना उतार चढ़ाव दिखाता है, जिसके लिए एक छोटा निवेशक तैयार नहीं होता है, इसलिए एक साथ बड़ा पैसा कभी ना लगाएं। आमतौर पे हम देखते हैं कि कमाते हम हर महीने गाड़ी खरीदते हैं किश्तों पे, लेकिन निवेश करने के लिए हम पैसा पहले अपने पास इकट्ठा करते हैं और फिर सोचते हैं चलिए 5 लाख हो गया, 2 लाख रुपया हो गया, अब इसको निवेश करते हैं। नहीं, ये हर महीने कमाते हैं, बचाते हैं, और इसलिए आप उसको निवेश भी करें। और अगर ये 2-3 चीज किया गया कि आपने निर्धारित कर लिया कि इस पैसे की जरूरत नहीं है, उसको आप जो लंबे समय का पैसा ही आपने इक्विटी में लगाया, और अगर उसको धीरे धीरे करके लगाया, तो मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे लोग अमीर होंगे। क्योंकि अभी तक इसके सब चीज अभी जिस तरह से आज तक जब जैसा निवेश होता रहा है, आमतौर पर इसके विपरीत होता रहा है कि लोग अचानक एक बार निवेश करते हैं, उसके बाद लगाने के बाद जब बाजार में पैसा लगाना आसान हो जाता है तब निवेश करते हैं। कम समय में बहुत भारी रिटर्न की उम्मीद से लोग निवेश करते हैं और उसमें आमतौर पे उन्हें निराशा होती है। तो ये 3 नियम अगर लोग फॉलो करें तो काफी लोगों के लिए फायदेमंद होगा।
अच्छा, अगर इसको इसके फायदे के संदर्भ में समझे, कई बार शेयर बाजार में सीधे पैसा लगाने से इसको कंपेयर करते हैं, तो किस तरह से ये फायदेमंद हो सकता है? और जब फायदे की बात करेंगे तो ज़रूर रिस्क फैक्टर्स का भी की भी बात कर लेनी चाहिए कि इसमें क्या जोखिम शामिल है अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो। म्यूचुअल फंड काफी, जैसा किसी भी चीज, कोई भी चीज जिसकी हम जिसका हम फायदा उठाते हैं उसमें जोखिम भी होता है, लेकिन आपको सावधानियां बरतनी होती है जी। चाहे वो आपको प्लेन में ट्रैवल करना हो, चाहे बिजली का इस्तेमाल करना हो। अगर आपने गैर जिम्मेवारी से या सावधानी के बिना किया तो आपको नुकसान होगा जी। तो ये जो मैंने अभी 3 नियम बताए उसका आप पालन करें और इसको बाजार से देखा जाता है। और हाँ, बिल्कुल लंबे समय का पैसा आपका पैसा इक्विटी बाजार में ही लगेगा। इस म्यूचुअल फंड में लगाने का फायदा ये है कि आप जब इक्विटी में शेयर बाजार में सीधा लगाते हैं तो आपको चुनना पड़ता है कि आप कहाँ लगाएंगे। आपको निर्धारित करना पड़ता है कि 5 कंपनी के शेयर में, 10 कंपनी के शेयर में लगाएंगे, किस अनुपात में लगाएंगे, कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे। म्यूचुअल फंड में आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां पे एक आदमी है जो कि आपके लिए ये चिंता कर रहा है, वो निर्धारित कर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है। और ये छोटे से रकम में 5,000 रुपए से शेयर बाजार में ये सब कुछ कर पाना, 5,000 रुपए के मासिक निवेश से या 2,000 रुपए के मासिक निवेश से ये कर पाना किसी आम निवेशक के लिए असंभव है। जी। म्यूचुअल फंड ये आपको सुविधा देता है कि आप 500, 1000, 2000, 5000 जो भी आपका बचत है उसको नियमित रूप से आप निवेश करें। ये जो कन्वीनियंस है कि आप एक बार आदेश दे देते हैं कि हर महीने मेरे खाते से आप इसको बैंक खाते से पैसा निकाल लिया जाए और ये 5,000 रुपए इस फंड में लग जाए, ये संभव है। अगर आपको टैक्स बचाने के लिए निवेश करना होता है तो वो टैक्स सेविंग फंड है जिसमें कि आप आमतौर पर निवेशकों को उसमें बड़ा फायदा होता है। क्योंकि शुरुआती निवेशक पहली बार जब पैसा लगाता है तो पहली गिरावट में वो घबरा के निकल जाता है। क्योंकि इन फंड में आप 3 साल तक नहीं निकाल पाते, तो 3 साल तक होल्ड करने के बाद आम तौर पर निवेशकों को बड़ा फायदा होता है और उस वजह से फंड में निवेशकों का विश्वास बन पाता है जी। तो शुरुआत में पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल जो आम तौर पे किसी भी चीज में होता है कि आपको आप उसको समझना पड़ता है और बहुत बारीकी से समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे समझिए कि आप कई कंपनियों का शेयर एक साथ खरीद रहे हैं और कोई आदमी आपके पैसे की चिंता कर रहा है, छोटे रकम से आप निवेश कर पाते हैं। और ये जो शुरू वाले 3 नियम है, अगर आप इसका पालन करते हैं तो आपके लिए बने रह पाना और निश्चित रह पाना आसान हो जाता है। जी जी, निश्चित तौर पर। हमारे साथ में यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, लखनऊ से हमें राजू कॉल कर रहे हैं। जी राजू जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, हम पहले जानकारी चाहिए मिड कैप के लिए कोई बढ़िया जिसमें हम SIP या लमसम कर सकते हैं, केवल मिड कैप का कोई भी अच्छा कोई प्लान हो। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, क्या धीरेन जी आप इनको सुन पा रहे हैं? मिड कैप का जी, मैं इनके सवाल को समझ पाया हूँ जी। ये पूछ रहे हैं कि मिड कैप फंड कुछ अच्छा बताइए। ढेर सारे अच्छे मिड कैप हैं और अगर मुझे कई सारा बताना हो, लेकिन मिड कैप फंड्स में आपको एक खास चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब आप मिड कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं तो भारी उतार चढ़ाव के लिए आपको तैयार रहें। SBI का मिड कैप, मिराई एसेट का मिड कैप और काफी सारे हैं मिड कैप फंड जिनका की वैल्यू। दरअसल यहाँ पर हम एक बार अपने दर्शकों को बता दें, धीरेन जी आपको रोके, कि जो हम यहाँ पर किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो दरअसल ये भी समझने की जरूरत है हम किस तरह से उसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, किस तरह की चीजें हैं, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, ये जरूर हमारे दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए और धीरेन जी भी इस बात को समझते हैं। जी धीरेन जी, अपनी बात जारी रखें। हाँ, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड्स में जरूर शुरुआती निवेशकों को इन फंड्स में पैसा नहीं लगाना चाहिए और बाद में जरूर लगाना चाहिए। ये मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड वो है छोटी कंपनियों में पैसा लगाने वाले फंड स्मॉल कैप है। मिड कैप फंड वो है जो कि मझोली कंपनी में, मिड साइज्ड बिजनेसेस में पैसा लगाती है। इनका फायदा ये है कि ये रफ्तार से बढ़ पाती है और इनका नुकसान ये है कि अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न में इनके लिए विथस्टैंड कर पाना किसी डाउनटर्न को थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का रिटर्न 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में देखा गया, वो लार्ज कैप का रियल पॉइंटर है कि निफ्टी और सेंसेक्स वाली कंपनियां, बड़ी कंपनियों में पैसा लगाने वाले फंड लार्ज कैप माने जाते हैं। और मुझे लगता है कि आम तौर पे इक्विटी फंड में पैसा लगाने वाले निवेशकों को
एक फंड है जिसको फ्लेक्सी कैप, वहां पे फंड मैनेजर को आजादी होती है कि वो कहीं पे भी पैसा लगाए, क्योंकि जब भी आप कभी स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप में लगाते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि ये है मेरा पैसा और केवल आप यहाँ लगाएंगे। जी इसमें आप फंड मैनेजर को बांध रहे हैं और उसको आजादी कम दे रहे हैं कि पैसा कहाँ लगाना है। जी तो और मैनेजमेंट फी पूरा लगता है, तो चूंकि आपका खर्च पूरा लग रहा है तो पूरा फायदा उठाइए और उसे आजादी दीजिए। और ऐसे फंड हैं जहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फंड मैनेजर पैसा लगा करके और ज्यादा स्टेबल तरीके का रिटर्न दे पाते हैं, जो कि आम निवेशकों के लिए गिरते बाजार चढ़ते बाजार दोनों में परफॉर्मेंस बड़ा जरूरी है उनके बने रहने के लिए, अन्यथा वो चिंता करते हैं और अनुचित समय पे निकाल लेते हैं अपना पैसा। जी धीरेन जी, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे ये जांचें, ये कैसे समझें कि कौन से तरीके का, कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें निवेश करना चाहिए, कौन सी प्रकार का म्यूचुअल फंड है, चुनाव कैसे करें, क्या पैमाना होना चाहिए इसका? हाँ, यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी या इसका आविष्कार हुआ था। जी लेकिन इतने ढेर तरीके के म्यूचुअल फंड हो गए कि निवेशकों के लिए ये मुश्किल हो गया कि चुनाव कैसे करें, कौन से वाले फंड में पैसा लगाए। और आज के दिन ओपन एंड फंड करीब 40 तरीके के उपलब्ध है। मैं 40 तरीके के जो फंड है वो कम बोल रहा हूँ, क्योंकि और भी जो इंडेक्स फंड को एक में गिन रहा हूँ, लेकिन बहुत तरीके के इंडेक्स फंड हो सकते हैं। जी बहुत सेक्टर फंड को मैं एक मान रहा हूँ और ढेर तरीके के सेक्टर फंड है। तो और निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, ये शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि आप पैसा कहाँ लगाएं। लेकिन निवेशकों के लिए मैं सलाह देना चाहूंगा कि उनकी जरूरत 4-5 चीज से ही पूरी हो जाती है। अगर आप किसी सुपर स्टोर में जाएं तो आप देखेंगे कि सब कुछ भरा हुआ है, और अगर आप सब कुछ देखने लगेंगे तो आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे। इसलिए आप निर्धारित करें, और मुझे लगता है अधिकतर निवेशकों की जरूरत वो 3-4 फंड से हो जाती है। जी जी अगर आप पहली बार बाजार में निवेश कर रहे हैं, लंबे समय का पैसा है और टैक्स बचाना है, तो टैक्स सेविंग फंड में निवेश कीजिए और कुछ नहीं। अगर आपको टैक्स नहीं बचाना है तो मुझे लगता है कि वहां पे लोगों को बैलेंस फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी शुरुआती निवेशक बाजार के गिरावट से बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसका विश्वास बनाने के लिए यहाँ पैसा लगाना जरूरी है। जब 2-3 साल आप ये निवेश अपना कर लेते हैं, उसके बाद आपको किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाना चाहिए। और जैसा पिछले प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा था कि एक फ्लेक्सी कैप फंड आपकी अधिकतर जरूरतों को पूरा कर देता है और वो ही करना चाहिए। तो ये 3 तरीके के फंड जिससे आपकी अधिकतर जरूरतें पूरी हो जाती है। कम समय के पैसे के लिए किसी डेट फंड में ही केवल पैसा लगाएं। एक तो लिक्विड फंड, जो कि अगर आपके पास ज्यादा रकम है और आपको कम समय में उस पैसे की जरूरत होगी तो लिक्विड फंड के बारे में आप सोचें। पर छोटा निवेशक छोटी रकम के लिए बल्कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी पड़ा रहे तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वहां पे भी आज आपको जितना रिटर्न मिल रहा है लिक्विड फंड में उससे कोई खास ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। और मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म डेट फंड जो के लिए अगर आपको डेट फंड में पैसा लगाना है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक इक्विटी बाजार का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड अधिकतर जरूरतें पूरी कर देता है और उससे आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी लिक्विड फंड और डेट फंड है क्या, इसको आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। जितेंद्र हमें कॉल कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। जी गुड मॉर्निंग सर जी, मैं जितेंद्र कुमाऊत मेड़ता रोड नागौर से बात कर रहा हूँ। जी सर, मेरा सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाए या म्यूचुअल फंड से संबंधित जितनी भी बुनियादी जानकारी जुटाए तो हमें कहाँ से जुटानी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी वेबसाइट है, क्या देखना चाहिए सर, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जी जी, अच्छा प्रश्न है आपका। कहाँ से अगर कोई निवेशक सबसे पहले इससे जुड़ना चाहता है तो कहाँ से जानकारी जुटाए धीरेन्द्र जी? जी इसके बारे में मैं जीरो नॉलेज रखता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी जी, यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं एक वेबसाइट चलाता हूँ जहाँ पे म्यूचुअल फंड की, और ये देश की सबसे पुरानी वेबसाइट है। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी, valueresearchonline.com। लेकिन इस मेरे अलावा और भी ढेर सारी वेबसाइट्स हैं। गूगल पे आप सर्च कीजिए और मेरे बहुत सारे मेरी तरह के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और जहाँ पे म्यूचुअल फंड की सारी जानकारी मिल जाएगी। और जब आप ये देखें तो एक चीज जो कि इन वेबसाइट्स को देखने में भी निवेशकों को जिससे बचना चाहिए कि आमतौर पर निवेशक की शुरुआत ये होती है कि पिछले कुछ दिनों में कौन सा फंड का प्रदर्शन, किस फंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है और उसमें लोग आंख बंद करके पैसा लगा देते हैं। उसमें आमतौर पर निराशा होती है लोगों को, क्योंकि 6 महीने 1 साल के प्रदर्शन में के आधार पे जब आप फंड का चुनाव करते हैं और आपके पैसा लगाने के बाद अगर वो फंड अच्छा नहीं करता है तो
आप पैसा अपना निराशा होती है, पैसा निकाल लेते हैं, या आप पैसा लगाना बंद कर देते हैं। ये दोनों ही उचित नहीं है। इसलिए कम समय में के आधार पे फंड का चुनाव ना करें, क्योंकि ये वेबसाइट आपको जानकारी देंगी। चुनाव आप ही को करना होगा, और चुनाव करने के पहले आप किसी भी वेबसाइट पे या किताब से आप पढ़ें कि फंड का चुनाव कैसे करना चाहिए। 2-3 चीज जो मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक को देखना चाहिए कि कम समय के रिटर्न को ना देखें, लंबे समय के रिटर्न को देखें 5-7 साल के लिए, क्योंकि उसी अवधि के लिए आप पैसा लगा रहे हैं। एक फंड के पिछले प्रदर्शन के आधार पे आप उम्मीद न रखें कि वैसा ही रिटर्न मिलेगा, जो कि म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर कहता है कि ये पास्ट रिटर्न है और भविष्य में कैसा करेगा उस पर आधारित नहीं। दूसरा चीज कि बाजार के गिरते बाजार में और चढ़ते बाजार में वो फंड कैसा करता है, ये जानना जरूरी है, जो कि अधिकतर वेबसाइट्स पे ये जानकारी आपके लिए आसानी से उपलब्ध है। उसके अलावा जब लंबे समय में अच्छा रिटर्न अच्छे बाजार में ठीक ठाक करे, बुरे बाजार में ठीक ठाक करे, तो ये एक अच्छा फंड है। उसके बाद केवल एक चीज आपको जांचना चाहिए कि जो फंड मैनेजर इसके लिए जिम्मेवार है वो अभी भी उस फंड में बना हुआ है। अगर ये आप 2-3 चीज देख लेते हैं, और लेकिन इन सब चीज के पहले किस तरह के फंड का आप चुनाव कर रहे हैं वो आपको खुद ही करना है। टैक्स सेविंग फंड है या बैलेंस फंड है या फिर वो फ्लेक्सी कैप फंड है, जो तीन तरीके के फंड जो मैं बता रहा था कि अधिकतर निवेशकों की जरूरत पूरी कर देता है, उसका चुनाव तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जी, इन फंड्स के बारे में भी थोड़ा विस्तार दें धीरेन्द्र जी। लिक्विड फंड और डेट फंड की आपने अभी चर्चा की, इसके साथ ही साथ जिस तरह से अभी ये राजस्थान से जितेंद्र जी ने सवाल पूछा, किसी बिगिनर के लिए ये कैसे समझा जाए कि शेयर बाजार में सीधे निवेश करने के बजाय जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें निवेश करना एक सुरक्षित तरीका हो सकता है? जैसा मैं शुरुआत में बता रहा था कि आप शेयर बाजार में अगर सीधा पैसा लगाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा शेयर लगाएं, कब लगाएं और कब ना लगाएं। म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा लगाते हैं तो ये सारा चीज आप एक फंड मैनेजर को अपना पैसा दे रहे हैं और वो निर्धारित करता है कि कहाँ पे लगाना चाहिए, और तेजी से कम पैसे में अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना। जब आप पैसा बहुत सारी कंपनियों में 20 कंपनी, 30 कंपनी, 40 कंपनी में लगाते हैं तो आपका रिस्क कम हो जाता है। एक कंपनी में या 5 कंपनी में अगर आप पैसा लगाएं और अगर उन 5 में अगर नुकसान हो, और इसकी संभावना से बाजार जब गिरता है तो सब कुछ गिरता है, म्यूचुअल फंड भी गिरते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से वो आपको वो स्टेबिलिटी मिल पाता है, ये आपका रिटर्न कम कर देता है, लेकिन जो बाजार का जो रिस्क है वो काफी सब्सटैंशियली कम हो जाता है कि कोई खास कंपनी अगर डूब जाए तो आपका पूरा पैसा आपका भारी रकम नहीं डूबेगा। तो इस तरह से आपका रिस्क कम होता है। जो सुविधा है, कन्वीनियंस है कि छोटी रकम से 500 रुपए या 2,500 रुपए के लिए 2,500 रुपए 2,000 रुपए में अपना निवेश शुरू करना और बाजार में निवेश का फायदा उठा पाना किसी आम निवेशक के लिए स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली बड़ा मुश्किल है। म्यूचुअल फंड ही इसके लिए आपको एक जरिया है। उसके अलावा लोगों के पास और भी आसान तरीका और बहुत कम खर्चीला तरीका है। बहुत सारे अब जो फिनटेक कंपनियां हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान में जो सीधे तौर पे आप लगा पाते हैं, उनमें लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं। और वहां पे अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो एक लंबे समय का पैसा जरूर आप लगाएं, कम समय वाला पैसा ना लगाएं, और किसी इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगातार लगाने की शुरुआत कर दें। 1-2 साल 3 साल करने के बाद मुझे लगता है कि मुझसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल एक्सपीरियंस जो आपका अपना एक्सपीरियंस है वो सबसे बड़ा लेसन है। इसके बजाय कि आप मुझसे पूछें या किसी और से पूछें, और ये इसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जिससे आपको फायदा होता है कि आप लगातार लगाते हैं, लंबे समय का पैसा ही लगाते हैं, और जब बाजार के उतार चढ़ाव में गिरावट के दौर में खासकर आप विचलित नहीं होते और उस समय अपना निवेश जारी रखते हैं। ये अनिवार्य है बाजार से फायदा उठाने के लिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ में अलवर राजस्थान से जुड़े हुए हैं, राजेंद्र कुमार जी। राजेंद्र जी पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल था कि मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा जो म्यूचुअल फंड में मैं निवेश कर रहा हूँ तो अबाउट 6,000 रुपए, तो बता सकते हो कि 5 साल में कितना हो जाएगा? अच्छा जी, धीरेन्द्र जी 5 साल में कितना हो जाएगा? 6,000 रुपए हर महीने निवेश कर रहे हैं जी, हर वर्ष या हर महीने? अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे लगता है कि इसका सही जवाब है कि मैं नहीं बता पाऊंगा जी, और इसका मैं अंदाज जरूर दे सकता हूं कि कितना उम्मीद करना चाहिए और क्या वाजिब रिटर्न होगा। इसलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि बाजार को गेस करना
कहाँ पे पहुंचा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट नहीं है। लेकिन छह साल में मैं आपको 2-3 चीज बता सकता हूँ कि किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए और क्या नहीं होगा जी। एक तो कि बाजार से यहाँ से जो अगर अभी आप सारा पैसा लगा रहे हैं तो ये उतार चढ़ाव के बावजूद आप फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न मिल पाएगा और ये नुकसान नहीं होगा, गिरावट नहीं होगी। तो और लेकिन हमारे यहाँ जो फिक्स्ड डिपॉजिट पे जो रिटर्न, फिक्स्ड डिपॉजिट पे या फिक्स्ड इनकम रिटर्न है भारत में, वो काफी रफ्तार से गिर गया है जी। और अगर हमारे यहाँ महंगाई दर और कम होती है जो कि अभी हाल फिलहाल बढ़ने लग गई थी दोबारा, तो ये ब्याज दरें और भी कम हो सकती हैं और बढ़ेंगी कब ये पता नहीं। इनके बढ़ने की उम्मीद बड़ी कम है या बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद बड़ी कम है। तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो जो हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो इस आधार पे है कि महंगाई क्या है, उस वजह से ब्याज दरें क्या है और ब्याज दरों पे आपको कुछ प्रीमियम मिल पाता है इक्विटी पे, और वो भी कई सालों में, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में नहीं। तो जो प्रीमियम मिल पाता है वो मुझे लगता है कि वो प्रीमियम भी अब धीरे धीरे भारतीय बाजार में कम हो रहा है, क्योंकि इक्विटी बाजार में पहले बहुत रिस्की होता था। बहुत सारे बाजार के रिस्क तो कम हो गए हैं, अब केवल आप वो कंपनी का जो बिजनेस रिस्क है या जो एक मार्केट का रिस्क है साइक्लिकलिटी का, वो आपके लिए वही एक्सपोजर है जी। तो इन दोनों रिस्क के लिए जो प्रीमियम है वो भारतीय बाजार में कम हो रहा है। तो फिक्स्ड जो डिपॉजिट पे जो आपका रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए और वहां रिटर्न बहुत कम हो गया है। पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो जो 18, 19, 20% का रिटर्न था, उसके बजाय आज के दिन हमें 10 से 12% रिटर्न में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और कुछ लोग ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कब प्रारंभ करना चाहिए, यानी कौन सी उम्र में करना चाहिए। और दूसरा सवाल ये कि कई बार जो विज्ञापन आते हैं कंपनियों के इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को बताने वाली, वो घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं गारंटेड रिटर्न की भी बात करते हैं। इसको किस तरह से समझना चाहिए, ये कितने भ्रामक हो सकते हैं, इस विषय में भी हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, हमारे यहाँ भारतीय बाजार में कोई म्यूचुअल फंड के लिए किसी भी तरह का इंडिकेट भी करना गैर कानूनी है। और अगर वो कोई म्यूचुअल फंड ये अगर इस तरह का क्लेम करती है कि इस तरह के रिटर्न की आप उम्मीद करें, और ये गारंटी तो आपको म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह के रिटर्न की गारंटी नहीं, गारंटी आपको केवल डिपॉजिट में मिलता है, और डिपॉजिट वो भी जो कि बैंक दे रहा है या फिर आप पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्मॉल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के जो स्कीम्स हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का MIP हो, NS नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो, वहां पे आपको गारंटी मिल रहा है जी। यहाँ पे बाजार से जुड़े हुए किसी भी निवेश से आपको गारंटी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और गारंटी देना गैर कानूनी है। अगर कोई बेचने वाला अगर आपको बोल रहा है तो आप उससे सचेत हो जाएं। ये पहला शुरुआती चीज है जो कि आपके लिए एक ये अलर्ट है, ये रेड फ्लैग है कि उस व्यक्ति से आप बचें जो किसी भी तरह के रिटर्न की गारंटी कर रहा है, चाहे वो इंश्योरेंस लिंक स्कीम हो। कुछ स्कीम में, कुछ इंश्योरेंस की स्कीम्स है, एंडोमेंट प्लान है, जहां पे आपको बहुत कम रिटर्न मिलता है और वहां पे गारंटी भी दी जाती है। लेकिन उसके अलावा कहीं पे गारंटी देना गैर कानूनी है। और कुछ आपको इलस्ट्रेशन कुछ लोग देंगे, लेकिन उसमें आप विश्वास ना करें जी। किस उम्र में निवेश करना सही होना चाहिए, कब से निवेश करना कोई व्यक्ति शुरू करे? जल्दी से जल्दी, बिना किसी इंतजार के। अगर आपके लिए संभव हो तो जब आपको जेब खर्च जब आपको घर से मिलना शुरू होता है, उसी समय थोड़ी सी रकम जरूर आप निवेश करें। म्यूचुअल फंड में ना करें, रिकरिंग डिपॉजिट में करें, क्योंकि ये जो लोगों को लगता है कि बेहतरीन निवेश करेंगे और उसकी इंतजार करते हैं, और फिर लोग इंतजार करते हैं कि पैसा आपके पास ज्यादा होगा तब करेंगे। मुझे लगता है कि अमीर बनने का सबसे जरूरी वेरिएबल है, और अमीर में बहुत अमीर का डेफिनेशन हर एक व्यक्ति का अलग हो सकता है, कि आपके पास काफी हो, उसे मैं अमीरी कह रहा हूँ कि उसके लिए जरूरी है कि आपका कंपाउंडिंग में विश्वास बन सके। अगर आप 50 रुपए का भी रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं और 1 साल 2 साल अगर आप करते हैं ये जेब खर्च से बचाया हुआ पैसा, तो आपको विश्वास हो पाएगा कि इस पैसे में किस तरह का जादू होता है जब आप नियमित रूप से इस पैसे को लगाते हैं। 600 रुपए लगाया हुआ 50-50 रुपया जब वो बढ़ता है तो आपको एक तो आपके पास वो 600 रुपया ही नहीं था,
और वो एक तो आपका प्रिंसिपल ही एक्यूमुलेट हुआ और उस पे मिलने वाला जो ब्याज है उसके जादू में आपका विश्वास बन पाता है। और वो जब अगर ज्यादा रफ्तार से बढ़ेगा, जो कि बाजार में मुझे उम्मीद है कि दो वजह से होता है जी। आपको ज्यादा रिटर्न। एक तो कि आप एक इक्विटी का ओनरशिप आपके पास डायरेक्टली है, जी। और दूसरा कि जो बाजार का पागलपन है, ये जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं, इसमें जब आप नियमित रूप से पैसा लगाते हैं तो कभी आप महंगा खरीदते हैं और कभी आप सस्ता खरीदते जी। हैं। और इसके वजह से जो सस्ता खरीदने का जो क्रम है, जो बढ़े हुए बाजार में आप लगाते हैं, उस समय आपका पैसा भी बढ़ चुका होता है। जब गिरता है तब आप सस्ता खरीद पाते हैं, और अगर आप बेचते नहीं है तो मोटे तौर पे लंबे समय में बाजार पड़ता है और बीच में वो काफी उतार चढ़ाव दिखाता है। इसका फायदा उठाने के लिए लगातार निवेश आपके लिए, तो ये जो धीरेन जी, कंपाउंडिंग का जो फायदा है, आप लगभग हम अब इस कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ में है, उनका एक सवाल ले लेते हैं। ज्ञानेंद्र कुमार यूपी से हमें कॉल कर रहे हैं। जी ज्ञानेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। जी जी जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने कुछ निवेश किया था म्यूचुअल फंड में, जो लगभग 10-11 साल के लिए हो चुका है अभी तक जी, और अब निवेश होना बंद हो गया है, तो क्या उसका पैसा मैं निकाल सकता हूं या अभी नहीं? जी जी, धीरेन जी संक्षेप में जवाब चाहिए। नहीं, मैं इनकी सवाल ये कह रहे हैं कि इन्होंने पैसा निवेश किया है म्यूचुअल फंड में जिसमें 10-11 साल हो गए और अब और आगे उसमें निवेश जारी नहीं है, तो क्या अब इनको वो पैसा निकाल लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पैसा तब निकालें, जैसा मैं कह रहा था कि आपको पैसा लगाना चाहिए जल्दी से जल्दी, और पैसा तब निकालें जब उसकी जरूरत हो। और जैसा मैं कह रहा था कि आपको धीरे धीरे पैसा लगाना चाहिए, जब पैसे की जरूरत हो उतना पैसा आपको धीरे धीरे 1 साल पहले से निकालना शुरू कर देना चाहिए। आखिरी दिन तक इंतजार ना करें। लेकिन अगर पैसे की जरूरत ना हो तो ना निकालें, क्योंकि आपका निवेश अगर होना बंद हो गया है, आपका पैसा फिर भी बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए धीरेन जी, तमाम सारे प्रश्नों का जवाब आपने दिया और तमाम इसको विस्तार से समझाने की कोशिश की है कि आखिर क्या है म्यूचुअल फंड्स और कैसे इसमें निवेश करें। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए तमाम सवाल जो आपके जहन में हैं वो आपने समझे होंगे, किस तरह से निवेश करना चाहिए, क्या कुछ ज़रूरी बातें हैं, और इस पर आप अमल कर सकेंगे। तो मनी मंत्रा के आज के इस खास अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।